हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक अन्यतर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने काफ़ी सारे बर्थ कंट्रोल मेथड इस चैप्टर में डिस्कस किए जो कि हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, हमने बर्थ कंट्रोल मेथड में कुछ नेचुरल मेथड्स भी देखे, बैरियर्स भी देखे थे हमने, आर्टिफिशियल मेथड भी देखे, कुछ डिवाइसेस भी देखी जो हमारी अनडिज़ायरेबल जो प्रेगनेंसी है उसमें हेल्प करते हैं, और कुछ हमने परमानेंट मेथड्स भी देखे थे कि जिनको कराने से जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। उसमें कुछ सर्जिकल मेथड्स आए थे। तो जिन बच्चों ने ये वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और दोबारा से देख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। और आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरली आप सब कहीं ना कहीं इस बात को जानते भी हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में। एमटीपी एमटीपी बेसिकली क्या है? एमटीपी इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी हो गई है उस प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कराना या अबॉर्ट कराना। ठीक है, तो इन जनरल टर्म इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एबॉर्शन। एबॉर्शन, या इसको बोल देंगे हम इंड्यूस एबॉर्शन। तो बट ये किसके सुपरविज़न में होगा? एक एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के सुपरविज़न में होगा, जिसको हम मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उस बेबी को वो आगे नरिश नहीं करना चाहती, तो उसको ड्यू टू सम बेसिकली रीजंस हो सकते हैं, उनकी वजह से वो उसको क्या करना चाहती है बच्चों? अबॉर्ट कराना चाहती है। तो इसी को बोलते हैं हम एमटीपी। एमटीपी इज बेसिकली इज़ अ अबॉर्शन। अबॉर्शन से इसको लिंक करके आप देख सकते हैं कि जो ये एमटीपी है बच्चों, ये इलीगल प्रोसेस है। मतलब कि हमें अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, बट कोई रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से कहीं कहीं इसको लीगल भी दे देते हैं। तो बेसिकली एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज बेसिकली इंड्यूस एबॉर्शन। दिस इज एबॉर्शन। तो ये क्यों कराना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से अगर कोई फीमेल कंसीव उसने किया है, अगर उसके बेबी में कोई डिसीज़ है, जब वो सोनोग्राफी वगैरह कराती है तो उसके बेबी में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो फुली डेवलप नहीं कर पा रहा है, या उसकी वजह से उस मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, तो उस केसेस में अगर फीमेल चाहे तो उस फीटस को अपने अबॉर्ट करा सकती है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रेप वगैरह हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी में आप देखिए, जो सोशल जो इविल्स हैं डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं, और रेप के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी फीमेल का रेप होता है तो उस केसेस में अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उस बेबी को वो कैरी करना नहीं चाहती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? अबॉर्शन करवाना पड़ता है। ये भी क्या है? एक एमटीपी में आ जाता है। बट अगर कोई जो कपल है, किसी बेबी का उसने सेक्स डिटरमाइन करवाया ड्यू थ्रू एमनियोसेंटेसिस। इससे पहले मैंने बताया था कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है।
एमनियोसेंटेसिस में किसी बेबी का आप सेक्स डिटरमाइन करवा सकते हैं। और ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में हुआ, बट एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आप किसी बेबी के इनहेरिटेंस जो डिसीजेस वगैरह हैं उनका भी पता लगवा सकते हैं कि उसके पेरेंट्स में वो डिसीजेस थी, क्या इस बेबी में वो डिसीजेस ट्रांसमिट हुई हैं। तो हर चीज़ के एक पॉजिटिव वे भी होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो अगर किसी ने एमनियोसेंटेसिस के थ्रू किसी बेबी का सेक्स पता करवाया है, फीटस का सेक्स पता करवाया है, और अगर सेक्स पता करवाने के बाद वो उसको अबॉर्ट करवाना चाहता है, तो ये इलीगल है। तो अलग अलग पहलुओं पे जाके जो ये एमटीपी है कभी इलीगल भी हो जाती है और ये लीगल प्रोसेस भी है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इसने एमटीपी को ड्यू टू सर्टेन केसेस पे इसको क्या दिया बच्चों, लीगल ही माना कि अगर किसी फीमेल का रेप होता है या वो बहुत कमज़ोर है कि उस बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, तो वो मेडिकल सुपरविजन की हेल्प में उसको अबॉर्ट करवा सकती है। बट अगर किसी को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए और वो उसको एमनियोसेंटेसिस के थ्रू उसका सेक्स का पता लगवाते हैं और उसको वो अबॉर्ट कराते हैं, तो ये एक इलीगल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि किस कंडीशन में एमटीपी लीगल हो जाता है और कब इलीगल हो जाता है। तो जो ये अबॉर्ट है, बेबी का जब अबॉर्ट करवाते हैं, एमटीपी करवाते हैं, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ही सेफ रहता है। मतलब अगर किसी को अपने बेबी को अबॉर्ट कराना है, वो एमटीपी कराना चाहते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स तक ये क्या है, सेफ है। कब तक करवा सकते हैं, दिस इज 12 वीक्स। याद रखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक तक अगर कोई एमटीपी कराना चाहे तो वो करा सकता है। इसमें जो फीमेल है वो सेफ रहेगी। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसने एमटीपी कराया तो जो फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, जब तक 3 महीने हो पा रहे हैं, जब तक आप चाहें तो उसको अबॉर्ट करा सकते हैं। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इसको अबॉर्ट कराना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। उस फीमेल की बच्चों जान भी जा सकती है कि अगर 3 महीने के बाद अगर उसकी एमटीपी कराई जाती है तो आई थिंक अब आपको ये एमटीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि अगर फीमेल फोर्टिसाइड के लिए एमटीपी कराया जा रहा है तो दिस इज इलीगल प्रोसेस। समझ रहे हैं बात को? अगर फीमेल फोर्टिसाइड उन्होंने एमनियोसेंटेसिस के थ्रू फीमेल का सेक्स का पता लगवाया उस चाइल्ड का, और अगर वो फीमेल फोर्टिसाइड करा रहे हैं मतलब एक बच्ची जो फीमेल है उसके सेक्स का पता लगवाकर वो उसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, तो दिस इज़ इलीगल प्रोसेस। और कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि अगर वो फीमेल है, वो उसको बहुत पुअर हेल्थ है उसकी और इन फ्यूचर वो उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उस केसेस में आप उसकी एमटीपी कराते हैं तो ये लीगल हो जाएगा। और ये सेफ है, कब तक सेफ है? सिर्फ 12 वीक्स तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही आप एमटीपी करा सकते हैं। तो आई थिंक एमटीपी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का एक टॉपिक है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसी में ही, और एग्ज़ाम में बहुत यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो दिस इज STD। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि STD। STDs बच्चों क्या होती हैं? ये डिसीजेस होती हैं। क्या होती हैं? ये बीमारी होती हैं जो कि किसकी वजह से होती हैं? सेक्चुअली ट्रांसमिशन की वजह से। अगर अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और उसको कोई डिसीज़ है तो वो आप में भी ट्रांसमिटेड हो सकती है। तो हम STD को बच्चों क्या बोलते हैं? दिस इज सेक्चुअली
transmitted sexually transmitted diseases, वेनरल डिसीजेस बोल सकते हैं हम इनको एसटीडीज को बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी बोलते हैं, वेनरल डिसीजेस भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी आपको दिखाई देती हैं। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो एसटीडीज के डिफरेंट नाम हो सकते हैं कि ये कैसी हैं बच्चों, वेनरल डिसीजेज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, RTI भी इनको कहीं कहीं पे बोल दिया जाता है। तो बच्चों इनका नाम ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर अलग अलग नामों से पूछता है। तो कभी कभी ये पूछ लेगा तो व्हाट इज वेनेरियल डिसीजेस, गिव सम एग्जांपल ऑफ वेनेरियल डिसीजेस, कुछ वेनेरियल डिसीजेस के आप एग्जांपल दीजिए। वो ये भी पूछ लेगा RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इसको तो आप जानते ही हैं। तो चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन हो, या आपकी वेनेरियल डिसीजेज हो, ये सभी क्या है बच्चों, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या वेनेरियल डिसीजेज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो बच्चों ये होते क्या हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहले हमने देखा कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड से, फिर हमने देखा MTP, और अब बात आ रही है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन की। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो बच्चों हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ कपल्स ऐसे हैं जो कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स को यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी पार्टनर में ये वेनेरियल डिसीजेस का इन्फेक्शन है, अगर वो उसके साथ अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में आता है, तो वो जो डिसीजेस का ट्रांसफ़र है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में भी क्या वो फैल सकता है। तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है ये डिपेंड करता है। तो ये ट्रांसमिशन है इसके डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं कि किस किस मोड में ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आप हेडिंग डाल के लिखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, मतलब एसटीडीज का कौन कौन से मोड में ट्रांसमिशन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, एसटीडीज, ठीक है। तो ये कौन कौन सा मोड्स में हो सकती है। तो एक तो पहले हमने बहुत इम्पोर्टेंट, दिस इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स,
दूसरा हो सकता है बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो देखिए जो ये एसटीडीज का ट्रांसफ़र किस किस मोड में हो सकता है। अगर आपने अब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप सेक्स करते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मतलब कोई भी प्रोटेक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर को ये एसटीडीज की प्रॉब्लम है और अगर आपने उसके साथ कोई भी सेफ्टी यूज़ नहीं की है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिशन उसके थ्रू आप में हो सकता है। तो बच्चों देखिए, अगर किसी एक पार्टनर को वो एसटीडीज़ की प्रॉब्लम है, समझिए बात को कि एक पार्टनर को एसटीडीज़ की प्रॉब्लम है और दूसरे को नहीं है, बट उसने उसके साथ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किया या अनप्रोटेक्टिव कोइटस किया या अनप्रोटेक्टिव सेक्स किया, तो जो प्रॉब्लम उसके पार्टनर में है एसटीडीज़ की, वो ट्रांसमिशन के थ्रू क्या करेगी, उस हेल्दी पार्टनर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, अनप्रोटेक्टिव सेक्स को डिस्कार्ड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन बिफोर द क्वाइटस, मतलब क्वाइटस से पहले हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। एक हेल्दी पर्सन है और दूसरा है एक अनहेल्दी, लाइक उसको वेरिनल इन्फेक्शंस है, वेरिनल डिसीजेज है उसमें, या उसके अंदर एसटीडीज़ की प्रॉब्लम है। तो अगर उसका ब्लड, जिस पर्सन में इन्फेक्शन है एसटीडीज़ का, अगर उसका ब्लड डायरेक्टली किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज़न हो उसमें, तो उस ब्लड में वो डिसीजेस हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू भी क्या है बच्चों, ये एसटीडीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इन्फेक्शियस निडल, अगर किसी की निडल वगैरह यूज़ कर ली जाए, जिस पर्सन को वो निडल लगी है और उसमें क्या है इन्फेक्शन, तो निडल कहाँ तक जाती है, सिरिंज आपके ब्लड तक जाती है, और उस निडल पे अगर ब्लड वगैरह लगा हुआ है और उसमें क्या है एसटीडीज़ का इन्फेक्शन है, अगर वही निडल किसी हेल्दी पर्सन में लगा दी जाए तो उसमें भी क्या होगा बच्चों, वहाँ उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में हम जाते हैं तो डॉक्टर्स ऑलवेज न्यू सिरिंज यूज़ करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे मोड्स हो सकते हैं एसटीडीज़ के, तो इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, मतलब मोर देन वन पार्टनर। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो उनमें एसटीडीज़ की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हाई देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और अनप्रोटेक्टिव सेक्स भी नहीं करना चाहिए, मतलब ऑलवेज प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करनी चाहिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब भी आप करवाएं तो पहले उस पर्सन की एसटीडीज़ की जांच करवानी चाहिए, और इन्फेक्शियस निडल का भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि एसटीडीज़ है क्या, कौन कौन से उनके मोड्स हो सकते हैं और क्या उसके सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं जो इनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि एसटीडीज़ में कौन कौन से डिसीज़ेज आती हैं। तो बच्चों एसटीडीज़ में बहुत सारे डिसीज़ेज हैं
कुछ तो क्यूरेबल हैं जिनका इलाज संभव है और कुछ नॉन क्यूरेबल है, कि अगर एक बार किसी को वो एसटीडीज हो गई तो वो क्योर नहीं हो सकती, मतलब अभी तक उनका पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए कि वो इन्फेक्शंस आपको ना हो। तो कुछ एग्जांपल हैं आपके लाइक एसटीडीज की, जैसे कि सिफिलिस होगा, गोनेरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ, एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, क्लेमाइडियास हो गया या जेनाइटल हर्पीज। तो जितने भी मैंने आपको नाम बताए इसमें से कुछ तो कैसी हैं बच्चों, क्यूरेबल, मतलब जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और कुछ हैं जो नॉन क्यूरेबल जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आपकी बुक में काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, उनको आप देख ली। तो कुछ तो कैसी है बच्चों, क्यूरेबल, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको नॉन क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है वो। एक हो सकती है बच्चों हेपेटाइटिस बी, और एक है बच्चों जेनाइटल हर्पीज। तो आप नाम देख लीजिए कौन कौन सी हैं बच्चों। तो जितनी भी डिसीजेस मैंने आपको बताई ये कैसी है बच्चों, दिस इज नॉन क्यूरेबल, मतलब अगर एक बार आपको इनका इन्फेक्शन अगर हो गया तो कोई भी रीज़न हो सकता है वो, तो ये बच्चों क्योर नहीं होती हैं। तो कभी भी आप अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाएं, नीडल सिरिंज वगैरह यूज़ करें, या फिज़िकली कांटेक्ट में आए किसी के साथ, तो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए। तो ये एचआईवी इन्फेक्शंस हुआ, हेपेटाइटिस बी और ये जेनाइटल हर्पीज बहुत ज़्यादा कैसी बच्चों डेंजरस हैं, और इनका अभी तक कोई भी पॉसिबल ट्रीटमेंट संभव नहीं हो सका है। और इससे और जो बहुत सारी हैं एसटीडीज लाइक गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल वार्ट्स होता है एक, क्लेमाइडियास है, ट्राइकोमोनालियासिस है, तो ये सब कैसी हैं बच्चों, ये क्यूरेबल हैं, मतलब अगर इनके इन्फेक्शंस आपको हो जाते हैं तो उनको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से क्या कर सकते हैं बच्चों, सही हो सकती हैं, वो क्योर हो सकती हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं क्यूरेबल आरटीआई, और इनको बोलते हैं बच्चों नॉन क्यूरेबल आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसी के साथ आपका जो एसटीडीज है वो कंप्लीट है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए प्लीज़ 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 इन वीडियोस को आप देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।